सिंगल कॉइन है और अगर आप उसको टॉस करते हैं, कोई भी सिंगल कॉइन है, जब सिक्का उछाला जाएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैं फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, आउटकम कितने हैं, हेड और टेल, दो आउटकम है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 2, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 में। टोटल कितने किंग होंगे, 2 होंगे, तो अपनी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 2/52, ये यानी 1/26। लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे फेवर में कितने हैं 28 है, 28/52, जिसका मतलब हो गया 7/13। क्लियर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास की थी उसके बाद से कुछ दिन का गैप आ गया था, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखें ताकि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आए। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है और जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो जैसा हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीजों को, सेम वही काम हम प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे। तो आपको मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो देखिए प्रोबेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपका सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी को मैथ्स का हिस्सा बना दिया गया धीरे धीरे। पहले बेसिकली क्या था कि हम जस्ट एक चांस लेते थे। जैसे आपने देखा होगा वेदर पॉडकास्ट होता है, उसमें देता है कि आज बारिश होगी नहीं होगी, तो वो क्या होता है, जस्ट एक पॉसिबिलिटी होता है। क्लियर। क्रिकेट मैच भी आपने देखा होगा, तो उसमें भी हम जीत और हार का क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, तो वहां भी हम क्या लगाते हैं, पॉसिबिलिटी लगाते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैथ्स में भी, तो यहां पे भी क्या होती है, कुछ पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, जो भी आउटकम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। आउटकम का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं किसी क्वाइन की, तो अगर कोई सिंगल क्वाइन है और अगर आप उसको टॉस करते हैं, कोई भी सिंगल क्वाइन है, जब सिक्का उछाला जाएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब मैं बात करूं कि हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आप देखेंगे ये जो दो आउटपुट मैंने दिखाए हुए हैं, एक हेड है और दूसरा क्या है, आपका टेल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम। इसको क्या बोला जाता है, आपका टोटल आउटकम। तो आप देख रहे हैं कि एक कॉइन को अगर टॉस किया जाएगा तो जो टोटल आउटकम आएंगे वो दो ही आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डाइस की, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, आपने भी कभी खेला होगा लूडो, तो अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, आपके 6 आएंगे। वो जो 6 आउटकम होता है, जैसे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये जो आउटकम है इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर। तो आई थिंक आपको सैंपल स्पेस का मतलब क्लियर हो गया होगा कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, जो टोटल आउटकम आता है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें और हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। जैसे मैं बात करूं कि एक क्वाइन है, अगर मैं एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो आउटकम आ रहा है वो दो ही आ रहा है, या तो हेड या तो आपका टेल। इसके अलावा कोई और आउटकम नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं दो क्वाइन को, टू क्वाइंस टुगेदर, ठीक है, अगर मैं दो क्वाइन को क्या करूं, एक साथ करूं, टू क्वाइंस साइमल्टेनियसली या टू क्वाइंस टुगेदर, तो आप ये कह सकते हैं इस केस में। अब मैं पूछूं कि इस केस में कितने आउटकम आएंगे, तो एक तो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं कि हो सकता है पहले क्वाइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, और दूसरे पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे क्या है, टेल आए। ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए।
और ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी क्या है, टेल आए। यानी अगर मैंने दो क्वाइन को एक साथ टॉस किया, टू क्वाइंस टुगेदर, या और इसी को दूसरी भाषा में क्या कहा जा सकता है, वन क्वाइन टू टाइम्स। ठीक है, इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आप दो क्वाइन को एक साथ फेंकें या एक क्वाइन को टू टाइम्स। जैसे मान लीजिए पहला क्वाइन है, मैंने फर्स्ट टाइम फेंका, क्या आया, हेड। सेकंड टाइम में क्या आया, हेड, ये भी पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम में क्या आया, हेड। सेकंड टाइम में क्या आया, टेल, ये भी पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम में टेल, सेकंड टाइम में हेड, ये भी पॉसिबल है। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट टाइम में भी टेल आया, सेकंड टाइम में टेल आया। यानी यहां पे आपने एक नई चीज क्या सीखी कि एक क्वाइन को टू टाइम्स या टू क्वाइंस टुगेदर, दोनों बातों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूं कि एक क्वाइन को मैं थ्री टाइम्स फेंकूं या थ्री क्वाइन को एक साथ फेंकूं। समझ रहे हैं, एक क्वाइन को थ्री टाइम्स में फेंकूं या थ्री क्वाइंस को एक साथ फेंकूं, टोटल आउटकम, अगर आप लोग को परम्यूटेशन याद आ रहा होगा तो वहां से चीजों को लिंक करना बड़ा आसान होगा। अब मैं यहां पे दो की जगह अगर तीन क्वाइन कर लूंगा तो आपको पता है कि हो सकता है ये तो चार आउटकम थे, अब दो आउटकम और इसके साथ जुड़ गए या नहीं जुड़ गए। अगर आपको याद आ रहा होगा, जैसे मैंने पेन डायरी वाला एग्जांपल बताया था, तो जो तीसरा क्वाइन आएगा हो सकता है सबके साथ हेड 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 आ जाए, चार आउटकम यहीं रह गए। और इन सबके साथ मैं टेल लगा दूं तो चार आउटकम और आ गए, यानी टोटल आउटकम कितने आ गए, आठ आ गए। तो इस बात को हम फास्ट कैसे पता करेंगे कि कितने आउटकम आएंगे। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं एक कॉइन को मैंने 10 टाइम फेंक दिया, तो अब तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ऐसे सिंपल स्पेस बनाने में। तो सिंपल स्पेस बनाने का आसान तरीका क्या है कि आप देखिए कि आउटपुट कितने हैं और उसका पावर कर दीजिए n। सिंपल स्पेस बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप देखिए कि आउटपुट कितने हैं। जैसे एक क्वाइन में कितने आउटपुट होते हैं, दो होते हैं। अगर मैं उसको एक बार फेंकूंगा तो दो का पावर वन, अगर मैं दो बार फेंकूंगा तो दो का पावर दो यानी चार, अगर मैं तीन बार फेंकूंगा तो दो का पावर तीन, यानी टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे भाई, आठ आ जाएंगे। क्लियर। तो आई थिंक आपको क्वाइन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई कि उसमें सिंपल स्पेस क्या होता है और आउटकम कितने होंगे। सेम यही चीज अगर मैं डाइस के केस में बोलूं तो अगर मैं एक डाइस को एक बार फेंकूंगा तो टोटल आउटकम मेरे कितने आएंगे, सिक्स आएंगे। लेकिन अगर मैं दो डाइस को एक साथ फेंकूं या एक डाइस को दो बार फेंकूं, ठीक है, अब मान लीजिए पहले डाइस पे वन आया, दूसरे पे क्या आ गया, टू आ गया। पहली बार में वन आया, फिर टू आया, फिर थ्री आया, फिर फोर आया, फिर फाइव आया, फिर सिक्स आया। हो सकता है सेकंड टाइम में या सेकंड पे वन 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 आते जाए। क्लियर। ऐसे ही फिर एक बनेगा आपका टू के साथ, फिर एक बनेगा थ्री के साथ, फिर एक बनेगा फोर के साथ, फिर फाइव के साथ और फिर सिक्स के साथ। तो इतने सारे आप देखेंगे कि सिक्स ऐसे भी बनेंगे और सिक्स ऐसे भी बनेंगे, यानी टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, 36। अगर मैं दो डाइस को एक साथ फेंकूंगा तो टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, 36। क्लियर है ये बात। अब इसको फास्ट कैसे निकालेंगे, 36 कैसे पता चलेगा, तो एक डाइस पे कितने आउटपुट आ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर सिक्स। कितनी बार मैंने फेंकना है उतना पावर, अगर मुझे दो बार फेंकना है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 36। तीन बार फेंकना है, सिक्स का पावर थ्री, दैट इज 216। क्लियर। तो ये थी कुछ सैंपल स्पेस से रिलेटेड बातें। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो तीन चीज पे आता है। एक आपका आता है क्वाइन बेस पे, एक आपका आता है डाइस बेस पे, कुछ बॉल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और एक आपका आता है प्लेइंग कार्ड से। प्लेइंग कार्ड आपको खेलना नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। आप में से बड़े सारे लोगों को पता भी होगा, बड़े सारे लोगों ने खेला भी होगा, फिर भी मैं एक बार जिक्र कर देता हूं कि प्लेइंग कार्ड में क्या क्या होता। अगर मैं बात करूं प्लेइंग कार्ड की, तो जो टोटल कार्ड होते हैं वो आपके होते हैं 52। एक प्लेइंग कार्ड में टोटल जो कार्ड होते हैं, जोकर को काउंट नहीं करना होता भाई, वो एडिशनल कार्ड होता है। क्लियर। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 52। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो कलर में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन इज रेड एंड सेकंड वन इज ब्लैक। कोई भी हो सकता है आगे पीछे यहां पे। यानी अगर 52 को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो कितने हो गए, 26 26। थोड़ा सा और आगे चलेंगे
तो रेड कार्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोला जाता है डायमंड, जो ऐसे बना हुआ आपका ईंट की तरह, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं ईंट, और दूसरा हो जाएगा आपका हार्ट इस वाले शेप में, यानी 13 ये भी हो गया, 13 ये भी हो गया। अगर मैं बात करूं ब्लैक की, तो ब्लैक के भी दो हिस्से होंगे, 13 एंड 13। एक को हम लोग बोलते हैं क्लब ये वाला पार्ट, और एक को हम लोग बोलते हैं स्पेड ये वाला पार्ट। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, 26 रेड, 26 ब्लैक। जब हम रेड के अंदर जाएंगे तो दो वैरायटी होगी, एक आपका क्या हो जाएगा डायमंड, और एक हो जाएगा हार्ट, दोनों 13 13 के। अगर हम ब्लैक के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी दो वैरायटी होगी, एक क्या हो जाएगा स्पेड, और एक क्या हो जाएगा क्लब, दोनों 13 13। क्लियर? थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूं कार्ड की, तो आपने देखा होगा कि हर कार्ड में एक आपकी क्वीन होती है, एक आपका क्या होता है, जे से आप ले सकते हैं, इसको बोला जाता है गुलाम, ठीक है, या जैक, और एक आपका क्या होगा, किंग होगा। ये जो होंगे, जैसे अभी मैंने 13 13 ईच पार्ट किया था यहाँ पे, तो ये जो भी 13 होंगे, इसमें टोटल 13 पत्ते होंगे। इस 13 पत्ते में इसमें 3 फेस कार्ड होंगे, यानी सबके अंदर फेस कार्ड। इनको क्या बोला जाता है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि फेस कार्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक 13 में 3 फेस कार्ड होते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बट समझिए जब आप जाएंगे स्पेड के अंदर तो उसके भी 3 फेस कार्ड होंगे। कौन कौन? किंग, क्वीन और जैक। तो स्पेड में भी 3 हुए, क्लब में भी 3 हुए, डायमंड में भी 3 हुए, और आपके हार्ट में भी 3 हुए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ये फेस कार्ड की शक्ल है, अलग अलग का मैंने लिया हुआ है, एक ब्लैक का लिया हुआ है, रेड का है, और ये भी क्या आपका रेड का। ऐसे टोटल फेस कार्ड आपके कितने हो जाएंगे? 12। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि रेड का फेस कार्ड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेड में 3 आपके क्या होंगे, डायमंड में होंगे, और 3 आपके हार्ट में होंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर? तो थोड़ा बहुत प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, जो चैप्टर हमें पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो इसका मतलब बोला जाता है चांस। जैसे कोई बच्चा, या मान लीजिए कि आज मैच हो रहा है, हमें मैच के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं आपसे पूछूं कौन जीतेगा, तो आप कह सकते हो सर 50-50, मतलब आधा आधा। अब देखिए कि नॉर्मली ये तो फिक्स है, या तो 100% होगा या तो 0 होगा, लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जस्ट एक चांस देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी चीज की होने की अगर बात किया जाए, तो ये कहता है कि फेवरेबल आउटकम, मतलब आपके फेवर में कितनी चीजें हैं, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी चीज की होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसमें क्या होगा, टोटल आउटकम, और ऊपर में न्यूमरेटर में हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे फेवर में कितने आउटकम है। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, अगर मैं बोलूं कि एक बैग में, कोई एक बैग है, उसमें 3 जो हैं वो आपके येलो बॉल हैं, 2 जो हैं वो आपके ग्रीन बॉल हैं, और 4 जो हैं वो आपके रेड बॉल हैं। 4 क्या है आपके? रेड बॉल है। यानी बैग में टोटल बॉल कितने हो गए आपके? 4 2 6 3 9। अब मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, एक बॉल आपको निकालना है, आपने बैग में हाथ डाला और ऐसे रेड बॉल निकालने की आपने कोशिश की। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो या तो रेड निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। बात समझ में? वैसे तो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि आधा रेड निकल जाए आधा येलो निकल जाए, लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग हम जस्ट एक चांस देख रहे हैं कि कितने चांस हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेवरेबल आउटकम, तो टोटल कितने हैं भाई? 9 है। मेरे फेवर में कितने हैं? 4 हैं, और टोटल कितने हो गए? 9। यानी रेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या है? 9, 4/9। अच्छा एक चीज बताइए, अगर दोनों वैल्यू सेम सेम हो जाए, जैसे यहां भी 9 यहां भी 9, तो कभी भी 9/9, या नॉर्मली में बात करूं जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। वो क्या हो जाएगी? श्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि फेवर में भी आपके सारे हैं और यहां भी सारे हैं। जैसे ये सारे के सारे रेड बॉल होते हैं,
सारे के सारे एक बैग में क्या है, रेड बॉल है पूरे के पूरे 9, और मैं बोलूं उसमें से एक बॉल निकालिए जो रेड हो, तो आप बताइए वहां पे प्रोबेबिलिटी है? नहीं, वहां पे क्या है, श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि टोटल बॉल भी आपके फेवर में है, तो 9 में से 9 रेड हैं, तो कोई भी आप बॉल निकालेंगे वो हर हाल में क्या होगा, रेड होगा। यानी कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जब भी वो 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा तो ऐसे भी नहीं है कि 1 होने का मतलब ही क्या हो गया, वो श्योरिटी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब एक छोटी सी बात और समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये बॉल रेड 9 हो, क्लियर, ये बॉल रेड 9 हो, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर ये बॉल रेड 9 हो तो ये बॉल क्या हो सकती है, या तो येलो या तो ग्रीन। तो अब रेड 9 हो तो हमारे फेवर में कितनी हो गई, 5, और टोटल कितनी हो गई, 9। ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम लोग बेसिक नहीं लगा पाएंगे, तो इसको हम लोग रिवर्स में सॉल्व करेंगे। कैसे? रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/9, तो किसी भी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट का न होना का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट पर्टिकुलर इवेंट इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। किसी भी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट का न होना, उसका सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर लास्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, जैसे यहाँ पे बड़े सारे बॉल आ जाते, हो सकता है एक से ज्यादा निकालना होता, 2 3, जहां पे सिलेक्शन भी आएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट करना क्या था, मुश्किल था। तो मैंने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मेरे पास क्या था, 4/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4/9, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/9। और यही चीज हमने यहां पे कैलकुलेट करके निकाला था, 5/9। जैसे देखिए यहां पे भी हमने क्या निकाला था, 5/9। तो आई होप आपको 2-3 चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। किसी भी चीज का होना प्लस उसी का न होना, इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों की तरह ही इसको उड़ा दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ क्वाइन इज टॉस वंस, यानी एक क्वाइन को हमने 2 बार टॉस किया, तो क्या आएगा, हेड या टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो आप बताइए एक क्वाइन में आपके आउटकम कितने हैं, हेड और टेल, 2 आउटकम है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 2, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लेते हैं। करा फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कितने कार्ड्स हैं भाई, 52 कार्ड्स। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब एक कार्ड हमने रैंडमली निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड अ किंग। ठीक है, अब ध्यान समझिए क्या होना चाहिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक कार्ड को निकाला जा रहा है, वो कार्ड क्या होना चाहिए, रेड एंड अ किंग। मतलब समझ, रेड, देखिए दो बातें, एंड का मतलब हो गया कॉमन, जैसे आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे आपको समझा दूं थोड़ा सा, ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, यहां पे लिखा है 1 2 3। अगर मैं बोलूं ए एंड बी, तो इसका मतलब मेरे भाई होगा 2। एंड का मतलब होता है कॉमन, याद रखिएगा। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन, जो थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन सेक्शन। और अगर यही क्वेश्चन हो ए और बी, तो और का मतलब होता है यूनियन, इसको बोला जाता है ए भी हो बी भी हो, यानी सब के सब हो जाएंगे, 1 2 3, सारे के सारे। क्लियर? तो एंड और में मतलब समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड, तो रेड तो हो गया 26, एंड अ किंग मतलब रेड हो साथ में किंग भी हो। तो आपको पता है कि एक तो आपका किंग किस में होगा, रेड में टोटल कितने किंग होंगे, 2 होंगे। तो अपनी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 2/52। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि वो रेड भी होना चाहिए
और साथ में किंग भी होना चाहिए। रेड एंड किंग का मतलब सिंपल सी बात है कि वो रेड का किंग होना चाहिए। तो पूरे 52 कार्ड्स में 26 क्या हो जाएंगे आपके, रेड हो जाएंगे। उस 26 में 13 किसके हो जाएंगे, आपके डायमंड के हो जाएंगे। 13 किसके हो जाएंगे, हार्ट के हो जाएंगे। दोनों में एक एक किंग होगा। तो टोटल हमारे फेवर में कितने हो गए, 2/52 यानी 1/26। लेकिन अगला कह रहा है इधर रेड और किंग, रेड हो जाए तब भी चलेगा और किंग हो जाए तब भी चलेगा। तो रेड टोटल कितने हैं हमारे पास, 26। अगर मैं टोटल किंग की बात करूं तो आप कहेंगे सर 4 हैं। 4 किसके किसके हैं भाई, डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का और क्लब का। लेकिन जो ये 26 थे डायमंड और हार्ट वाले, इसमें भी तो बाय डिफॉल्ट रेड क्या है, कॉमन है। तो ये जो इसका जो 2 रेड है वो इसमें भी काउंट है, इसमें भी है। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे फेवर में कितने हैं, 28 है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। आप समझ पा रहे हैं। अगर आप प्लेइंग कार्ड को देखेंगे तो कह रहा है रेड, तो रेड तो 26 आ गए। लेकिन जब 26 को आप ले लेंगे तो आप बाकी पत्तों में देखेंगे तो 2 ही किंग होगा। वो दोनों किंग किसके होंगे, ब्लैक के होंगे। एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। तो अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो 26 टोटल हो गए रेड, 4 हो गए किंग। तो 26 + 4 30 होगा। लेकिन जो 2 रेड का किंग है वो इसमें भी काउंट है, इसमें भी काउंट है। तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 28। यानी सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो 28/52, जिसका मतलब हो गया 7/13। क्लियर। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था प्लेइंग कार्ड के बेस पे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न पहले ना आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आप सब लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। तो वेन डायग्राम को हम लोग बेसिकली वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं। और एक फॉर्मूला भी आप सबने पढ़ा होगा, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ, अगर यहां पे यूनियन होता है तो आप सब लोग को पता होगा कि यहां पे क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। क्लियर। यानी ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं और बिना फॉर्मूले के हम डायग्राम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में देखिए, जब आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो ना सिंगल, तब वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं आता और फॉर्मूला भी नहीं आता। मोटा मोटी हम अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, जैसे मैं बोलूं कि मुझे 2 कार्ड निकालना है, तो देखिए अभी तक हम एक कार्ड निकाल रहे थे तो आप देख रहे थे फेवरेबल कितने हैं, टोटल कितने हैं। लेकिन जब मुझे 2 कार्ड निकालना है तो 2 कार्ड निकालने का तो कोई रूल बना नहीं। तो वहां सबसे पहले क्या आएगा, सिलेक्शन आएगा। क्लियर। और जब सिलेक्शन आएगा तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हम रफली करेंगे तो गलत होने के चांसेज होंगे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी में जाते हैं तो ये सेम फॉर्मूला एन की जगह आ जाएगा पी ए यूनियन लिख लीजिए या इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ की जगह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे समझना है, यूनियन का मतलब क्या होगा आपके लिए, और होगा, और इंटरसेक्शन का मतलब आपके लिए क्या होगा, एंड होगा। ये फॉर्मूला शिफ्ट होते रहता है। जैसे इस पार्ट को आप इधर उठा के लाइए और इस पार्ट को उधर ले जाइए, मतलब यहां यूनियन होगा तो यहां इंटरसेक्शन होगा, और यहां इंटरसेक्शन होगा तो यहां क्या होगा, यूनियन होगा। क्लियर। इसकी भी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा आसान है, फिर हम लोग उस पर करते हैं। कह रहा है कि इन अ क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट आर फॉर मैथमेटिक्स, यानी एक क्लास में 30% बच्चों को मैथ्स ऑफर किया गया। 20% ऑफर केमिस्ट्री, 20% को क्या किया गया, केमिस्ट्री ऑफर किया गया। एंड 10% ऑफर बोथ। बोथ का मतलब आपको पता है कि ये किसको शो करेगा, इंटरसेक्शन को यानी कॉमन को। करा है 10% बोथ। इफ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर मैथ्स और केमिस्ट्री। तो मैथ्स और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया भाई,
आपको खुद ही पता चल गया। और का मतलब क्या हो गया, यूनियन। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं तो मेरे से पूछा जा रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए एकदम आसानी से, मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री हो गया। और का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि यूनियन। एंड का मतलब कह रहा बोथ यार, तो बोथ का मतलब भी आपको पता है दोनों, तो दोनों का मतलब एंड हो गया। तो ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। बस इस पे पुट करिए, कहानी खत्म। ये हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स 30%, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री 20% माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री 10%। इसका मतलब कितना हो गया भाई, 40%। और 40% को जब आप लिखेंगे तो ये क्या बनाता है, 2/5। देखिए कहीं पे आंसर है, बिल्कुल है, 2/5 यहाँ पे दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमने किससे किया, फॉर्मूले से किया। अगर आप इसमें मोटा मोटा भी दिमाग लगा लें कि मान लीजिए ये हो गया मैथ्स का, ये हो गया केमिस्ट्री का, आप सब लोगों को पता है सबसे पहले कौन सा फिल करते हैं भाई, कॉमन। तो दोनों में कॉमन कितने हैं, 10%। मैथ्स में कितने थे, 30, 10 यहां भर दिया, यानी कितना हो गया, 20। केमिस्ट्री में कितने हैं, 20, 10 फिल किया हुआ है, बचा कितना, 10। तो और के केस में टोटल कितने हैं आपके, 40%। और 40% का मतलब क्या हो जाता है, 2/5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। फॉर्मूले के बेस पे आजकल बैंक में और एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं पिछला क्वेश्चन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्ड है, तो जब भी एक से ज्यादा चीज आएंगी तो वहां पे हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड हमने एट रैंडम ड्रॉ किया फ्रॉम 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर रेड आर बोथ आर किंग। यानी ये क्या कह रहा भाई, रेड और किंग, राइट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो और का मतलब क्या हो गया भाई, यूनियन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि और का मतलब क्या हो गया, यूनियन। तो इसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये 2 कार्ड है, जब 2 कार्ड है तो बिना सिलेक्शन के होगा ही नहीं। क्लियर। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और किंग, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे यूनियन है तो यहां पे आप सबको पता है कि रेड एंड किंग। क्लियर। और रेड एंड किंग का अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो फटाफट क्या करते हैं हम लोग, एक एक चीजों को निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूं, पूरा वहां पे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे साइड में रेड, तो आप कहेंगे कि 2 कार्ड निकालना है। टोटल कार्ड कितने हैं रेड के भाई, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मैं पूछ रहा हूं, बात समझ में आ रही। तो रेड की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मेरे पास कितने हैं, 26। और इसमें से मुझे कितने कार्ड निकालने हैं, 2। हो गया 26C2, क्योंकि 2 कार्ड निकालना है आउट ऑफ 26। और टोटल कार्ड मेरे पास कितने हैं, 52। अब इसको सॉल्व करना आपको फटाफट आना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोगों ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो इसको आपको पता है क्या होता है भाई, 26 इंटू 25, इसका भी नीचे 2 आना है और इसके भी नीचे 2 आना है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। और इसको मैं लिखूंगा 52 इंटू 51। इसको थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, थोड़ी सी कटिंग करते हैं। 26 से ये 2 टाइम्स में कट गया, यानी इसकी जो वैल्यू बन गई वो मेरे पास बन गई 25/102। क्लियर। इसकी वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, 25/102। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आप कहेंगे कि सर टोटल किंग जो है वो 4 हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, 4C2 ओवर, कार्ड तो 52 ही है, 52C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3/52 इंटू 51।
4 से इसको कट करूंगा कितना आ जाएगा, ये 13, और 3 से इसको कट करूंगा कितना आ जाएगा, ये 17। आप चाहे आगे ऐड करना है तो इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन के ही फॉर्म में रहने दें, यानी इसको हम लिख देते हैं 25/2 इंटू 51, ताकि आगे कैलकुलेशन में टाइम मेरा बच जाए। तो इसकी मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/13 इंटू। अब जो लास्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग, मतलब मोटा मोटी अभी मैं थोड़े पहले बताया कि वो रेड का क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो रेड के जो किंग हैं वो टोटल कितने हैं भाई, 2 हैं। तो इसका सीधे सीधे अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग, तो ये हो जाएगा आपका 2c2 ओवर 52c2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2c2 सीधे सीधे आपको पता है क्या हो जाना है भाई, 1/52 इंटू 51, नीचे इसका 2 आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अभी तक 2 से 2 क्या कर दे रहे थे हम लोग, कैंसिल कर दे रहे थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी बेचारा 1 हो गया, तो इसका 2 रहेगा, जिससे ये कट होके क्या बन जाएगा 26। इसको हम लिख सकते हैं 26 इंटू 51। अब हम लोग आते हैं फाइनल कैलकुलेशन पे। तो जो अपने पास फाइनल कैलकुलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने था अपने पास, 25/2 इंटू 51, क्योंकि यही फॉर्मूला हमने यूज करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और किंग। क्लियर, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी है देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 1/13 इंटू 17, 1/13 इंटू 17, एंड द लास्ट वन इज 1/26 इंटू 51, 1/26 इंटू 51। थोड़ी सी समझदारी हमें करनी है एलसीएम लेते समय। एक तो है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर दिए, एक है कि इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक इन द सेंस कि ये 2 इंटू 17 इंटू 3, ये ऑलरेडी है 13 17 में, ये 2 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 3। इससे फायदा क्या होगा कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन में भी हमने यही किया हुआ, क्या होता है भाई, 2 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 3 हो गया एलसीएम। इसकी बात करूंगा तो 2 17 3, 2 17 3, तो बचा क्या 13, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 पच्चे 65, 26 6 32, प्लस इसकी बात करूं 13 17 3 2 जा 6, माइनस यहां पे तो सब कुछ है, तो अगर इसकी बात किया जाए 26 इंटू 25, तो यहां सब कुछ है, क्या हो जाएगा आपका -1। इसको अगर हम आगे लेके चलें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 325 6 31 -1, यानी 330/2 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 3, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 17 तिहाई 51, 17 कम 17 5 22, यानी जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा 55/221। तो ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में। ऐसा क्यों हमें करना पड़ा, क्यों हम डायरेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन में 2 कार्ड को सेलेक्ट करना था, यानी पहले सिलेक्शन आना था, तो विदाउट फॉर्मूला हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। करा अमित एंड निशा, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, समझते हैं। करा अमित एंड निशा अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी इन कंपनी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित सिलेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित जो गिवन है वो क्या है आपका 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ निशा सिलेक्शन ये क्या है 1/6 है। अब आपको अपना भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि आपको काउंटिंग आना चाहिए जब हम लोग अरेंजमेंट और सिलेक्शन पढ़ रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, both them are selected, both of them are selected, मतलब अमित भी हो एंड निशा भी हो, अमित एंड निशा। तो एंड के केस में आप सबको पता है क्या होता है,
मल्टीप्लाई, तो अमित का सिलेक्शन क्या है 1/5 एंड निशा का 1/6, यानी क्या हो गया 1/30, क्योंकि ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ही गिवन है क्वेश्चन में, खुद से प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कह रहा है कि कोई एक ही सिलेक्ट हो, तो कोई एक ही सिलेक्ट हो, इसका क्या हो सकता है कि अमित और निशा की मैं बात करूं तो अमित सेलेक्ट हो और निशा रिजेक्ट हो, ध्यान से समझिएगा। या तो या का मतलब क्या आता है प्लस, अमित क्या हो रिजेक्ट हो और निशा क्या हो सेलेक्ट हो, यानी यही दो केस बनेंगे। कह रहा है दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो, तो अमित सेलेक्ट होगा तो निशा को रिजेक्ट करेंगे, और अमित को रिजेक्ट करेंगे तो निशा को सिलेक्ट करेंगे, यानी निगेटिव वाला केस आएगा। वो आपके लिए 1 सेकंड का काम है, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अमित का सिलेक्शन क्या है भाई 1/5, साथ में निशा का रिजेक्शन, निशा को रिजेक्ट होने के क्या है 1/6। मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट का न होना क्या होता है 1। तो अगर यहां पे इसके सिलेक्शन का 1/6 है तो नॉट सिलेक्शन का क्या हो जाएगा 5/6। ऐसे इसकी मैं बात करूं नॉट अमित का तो ये क्या हो जाएगा 4/5, तो ये क्या आ जाएगा 5/6 प्लस अमित न सेलेक्ट हो 4/5 इंटू निशा सेलेक्ट हो 1/6। कटिंग मत करिएगा तो कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, जैसे 5 से 5 कर देंगे तो एलसीएम सोचना पड़ेगा, मत करिए। 30 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा 5 + 4 9, 9/30 मतलब 3/10, यानी इस कंडीशन में दोनों में से कोई एक तो सेलेक्ट होगा ही होगा। तीसरा केस क्या कह रहा है नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, बहुत आसान है, कह रहा दोनों में से कोई ना हो, तो अमित के रिजेक्ट होने का क्या हो गया भाई 4/5 और निशा के रिजेक्ट होने का क्या हो गया 5/6। यहां कटिंग कर दीजिए क्योंकि और कुछ तो होना नहीं है 2/3। अब इसमें नहीं बोल सकते ना कि सर दो, कह रहा है सीधे सीधे दोनों में से कोई ना हो, तो जब दोनों में से कोई ना हो तो क्या हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि इसके ना होने की 4/5 एंड इसके भी ना होने की 5/6। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है कि ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन है ना बुक, यानी बुक में कोई क्वेश्चन है उसमें से ए 90% सॉल्व कर सकता है, एंड बी कैन सॉल्व 70%, बी भी 70% सॉल्व कर सकता है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, यानी अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से ए कितने कर लेगा 9 कर लेगा, और उसी 10 क्वेश्चन में से बी कितने कर लेगा 70 कर लेगा। आगे क्या कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। कह रहा है कम से कम एटलीस्ट वन, तो अब इस केस को अगर हम समझे पूरा बेसिक से फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि एटलीस्ट के केस को कैसे सॉल्व करना है। तो एटलीस्ट का केस का कह रहा है कि ए सॉल्व, यानी ये हो सकता है कि ए सॉल्व करे और बी सॉल्व ना करे क्योंकि एटलीस्ट वन। ये भी हो सकता है कि ए सॉल्व ना करे बी सॉल्व कर दे, या ये भी हो सकता है कि ए भी सॉल्व कर दे और बी भी सॉल्व कर दे। क्लियर। तभी तो एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब दोनों तो कर ही सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 3 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अमित सॉल्व करे यानी क्या हो गया भाई 9/10, 90% का मतलब 9/10 ही होता है सबके यहां। बी सॉल्व करे 70 है तो बी 9 सॉल्व करे तो 3/10, प्लस ए 9 सॉल्व करे 1/10, बी सॉल्व करे 7/10, दोनों सॉल्व कर दें 9/10 इंटू 7/10। मैंने बताया था कटिंग नहीं करनी है। 127 प्लस 7 प्लस 63 सबको ऐड कर दिए, 7 7 14 3 17 6 2 8 1 97/100। इसका मतलब 97%, ऑप्शन में परसेंटेज में नहीं है पॉइंट में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.97। क्लियर। अब देखिए यहां पे दो ही केस था, लेकिन अभी यहीं पे आ जाता है ए बी सी और उसमें बोलता है एटलीस्ट एक सॉल्व करे, तो आप बोलते ए सॉल्व करे बी सी ना करे, फिर जी बी सॉल्व करे सी ए ना करे, फिर सी सॉल्व करे ए बी ना करे, फिर ए बी करे सी ना करे, फिर ए सी करे बी ना करे, फिर बी सी करे ए ना करे, फिर ए बी सी तीनों करे। तो वहां पे नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे बढ़ते जाएंगे और इतना स्पेस आपके पास नहीं है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में कैसे ले जाएंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम से कम एक तो सॉल्व करे, तो उल्टा क्या हो जाएगा कि नो वन सॉल्व, कोई भी सॉल्व ना करे। समझ में आए? बहुत अच्छी बात है, रट्टा मार लीजिए कि जब भी एटलीस्ट वन का केस आए कि कम से कम एक बंदा काम करे, तो उसका उल्टा क्या होगा कि कोई भी ना करे। तो कोई भी ना करे यानी अमित भी सॉल्व ना करे यानी 1/10, और ये भी सॉल्व ना करे यानी 3/10। ठीक है, हमें ये तो आंसर निकालना नहीं है, हमने तो ये अपने मन से बनाया है, यानी ये क्या आ गया 3/100। और मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम इसको रिवर्स में ले जाएंगे, किसी भी चीज का होना प्लस उसी चीज का न होना, तो 1 से क्या हो जाएगा माइनस, तो बन गया 97/100, जिसका मतलब 0.97। क्लियर? तो कभी भी एटलीस्ट का केस आया तो उसको रिवर्स से सॉल्व करिए, तो इतने सारे केसेस बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन 3 बंदे आ जाएं, 4 बंदे आ जाएं, पता चला एक आध केस रह गया, तो उसको हमेशा किससे सॉल्व करना है? रिवर्स ऑर्डर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, आ गया फिर से। कह रहा ए बी सी शूट ऑन हिट टारगेट, ए हिट द टारगेट 4 times in 5 ट्रायल्स। यानी ए की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है भाई? 4/5 है। बी की बात करूं तो 3/4 है, और सी की बात करूं तो 2/3 है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एटलीस्ट 2 नहीं, 2 बोला है, 1 नहीं बोला। 1 बोला रहता तो रिवर्स मार दो। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय द एटलीस्ट 2 पर्सन, यानी 1 वाला केस नहीं है, तो इसको हम केस बना, अगर यही होता 1 पर्सन तो तुरंत रिवर्स मार दो। कह रहा 2 करे, यानी क्या क्या केस बन सकते हैं? ए बी सी। अब मैं बात करूं, कह रहा कम से कम 2 ने करना है, तो ए ने किया, बी ने किया, सी ने नहीं किया, ये भी हो सकता है। ए ने किया, सी ने किया, बी ने नहीं किया, बी ने किया, सी ने किया, ए ने नहीं किया, एंड ए बी सी तीनों ने कर दिया। ठीक है, इसके अलावा तो कोई केसेस बनेंगे नहीं, क्योंकि कह रहा है एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1 बोलता तो फिर और केस बढ़ जाते, तो उसको रिवर्स से कर देते। इसको सॉल्व करते हैं। ए करे यानी 4/5, एंड बी भी करे 3/4, एंड सी नौ करे तो 1/3। अब आपको पता चल गया कैसे करना है रिवर्स, 1/3। ए करे 4/5, बी नौ करे 1/4, और सी करे 2/3, प्लस ए नौ करे 1/5, बी करे 3/4, सी भी करे 2/3, और लास्ट लाइन तीनों हिट कर दें, तो तीनों का क्या हो गया? 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3। मन करे तो आप कटिंग कर सकते हैं, न मन करे तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। 4 पंजे 20, 23 60, यानी डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 60। ये हो गया 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 24, 24 6 30 20 50, 50/60 का मतलब हो गया 5/6। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था एंड और, तो उसका यूज क्या है, या अरेंजमेंट में जब हमने पढ़ा था तो एंड का मतलब क्या था? मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब क्या था? एडिशन। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं। करेक्ट, 2 पर्सन ए एंड बी थ्रो अ क्वाइन अल्टरनेटिवली। 2 बंदे हैं, वो क्वाइन फेंक रहे हैं, ए एंड बी अल्टरनेटिव, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड, जब तक किसी एक को हेड नहीं मिलता है, एंड विन द गेम। जैसे ही किसी को हेड आएगा, जैसे मैं और आप बैठ के सिक्का उछालना शुरू किए, जब हेड आएगा तभी गेम खत्म होगा। ठीक है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी चाहिए जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाता हूं। तो ऐसा हो सकता है ए को जीतना है, किसके पूछा गया है? फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, अच्छा दोनों को पूछना है, यानी फर्स्ट केस में मान लीजिए ए को जीतना है, ए विन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ए गेम को जीत जाए।
तो मान लीजिए ए ने स्टार्ट किया, और कैसे जीतेगा, जब हेड आएगा तो एक ही सिक्का, मान लीजिए मैं ए हूं, मैंने फेंका तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, यानी मैं जीत गया, गेम खत्म। ये भी तो हो सकता है भाई कि हेड न आए, तो जब हेड नहीं आएगा तो अब इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, मान लो ए, यहाँ पे ए जीत गया था, 1/2 आ गया था। अब इसी में मैं बोलूं कि मैं ए हूं और मुझे हारना है, तो हारने का मतलब आपको दिखेगा तो सेम केस, बट समझिए कि हेड ना आए तो क्या आ जाए, टेल आ जाए, यानी क्या हो गया, 1/2। अब बी का चांस आया और बी अगर जीत गया तो फिर तो मजा ही नहीं है, क्योंकि मुझे जीतना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए के लिए। तो मान लो मैंने फेंका, हेड नहीं आया तो टेल आ गया, तो अगली कंडीशन बी को नहीं जीतना है क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चन है, तो बी को भी हारना पड़ेगा, तो उसका भी टेल आ गया 1/2, बी भी हार गया। अब हो सकता है अगला मौका आया और मैं जीत गया 1/2। मान लीजिए यहां भी मैं नहीं जीत पाया, तो गेम तब तक चलेगा जब तक आपका भाई जीतेगा नहीं। तो ए हारा तो बी तू भी हारो भाई, क्योंकि मुझे जीतना है। फिर मान लीजिए ए हारा तो बी भी हारेगा, क्योंकि जीतना किसको है, मुझे है। क्लियर है, यही चलता रहेगा, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ऐसे गेम जब तक चलेगा जब तक आपका भाई जीतेगा नहीं। ठीक है, तो इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, 1/2। अगला नंबर क्या हो रहा है, 1/8। अगला नंबर क्या हो रहा है, 1/8, 8 जा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी अगला नंबर क्या हो गया, 1/32। ऐसे ये चलता जाएगा। क्लियर है, तो जब ये ऐसे चलता जाएगा तो हमें इसका क्या निकालना है, सम। तो अगर आप लोग की थोड़ी सी याददाश्त ठीक ठाक होगी तो ये एक जीपी का फॉर्म कर रहा है, वो भी इन्फिनिटिव तक। तो सम ऑफ एनी जीपी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है a/1 - r। क्लियर, ये आपका यहीं पे यूज आएगा, a/1 - r। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है, रेशियो। रेशियो मतलब आप देखिए कि यहां से यहां आप कैसे पहुंचेंगे, तो 1/2 से 1/8, 1/4 का मल्टीपल, फिर 1/4 का मल्टीपल। तो यहां पे जो होगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म 1/2 ओवर 1 - r, तो 1 - 1/4, यानी 1/2/3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, यानी 1/2 इंटू 4/3। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2/3, यानी ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 2/3। उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट को टिक करके चल सकते हैं, लेकिन यहां हमें समझना है तो क्वेश्चन को आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अब कौन जीतेगा, बी। तो अब बी जीतेगा तो ऐसे समझिए, स्टार्ट तो यही कर रहा था, ए नौ जीते, बी जीत जाए। फिर अगली बार ए नौ जीते, बी भी नौ जीते। अगले पेज पे समझ लेते हैं, क्यों टेंशन लेना। बी को जीतना है, चांस किसका, ए का, ए हार गया, बी जीत गया। या ए हारा, बी भी हारा, फिर किसको हारना पड़ेगा, ए को, फिर बी जीत गया। या ए हारा, बी भी हारा, फिर ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए हारा, फिर बी जीत गया। ऐसे गेम चलता जाएगा। चूंकि दो ही केस हैं तो हर जगह वैल्यू क्या आनी है आपकी, सेम वही 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पे 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/4 हो गया। ये 1/16 हो गया। अगली बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/64। ऐसे चलता जाएगा। ये भी आपका क्या है, ए जीपी। तो फर्स्ट टर्म 1/4 ओवर 1 - r, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ओवर 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डाइस के भी बेस पे। यहाँ पे क्या था, ये क्वाइन के बेस पे था, वहां पे डाइस के बेस पे आएगा कि दो लोग लूडो खेल रहे हैं,
ए जब तक कब जीतेगा, जब 6 आ जाए, तो हर केस में हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ए के 6 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, 9 आने की 5/6, ऐसे केसेस बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में यही कुछ क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के। अगली क्लास में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके अगली क्लास में जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।